नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके अकेडमी बाय गौरव सर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रकाश का भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले प्रकाश का भाग 1 हम लोग देख चुके हैं। आज भाग 2 में जो प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था भाग 1 में, उस पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे आज हम लोग उसको पढ़ेंगे और देखेंगे। तो मित्रों, यदि इससे पहले वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से अवश्य देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो मित्रों, वीडियो पूरा देखें तभी आपको लाभ मिलेगा। अंत में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी होते हैं, शुरुआत में आपका देखकर अंत का निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं जो कल चला था प्रकाश में, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो है आप देखिए कि मैंने कल बताया था, ये इस तरह का मैंने फिगर आपको समझाने का प्रयास किया था। देखिए इसको, ये आपका है आपतित किरण, ये मैंने बताया था। ये आपका परावर्तित किरण और ये आपका लंब या विलंब, ये आपका आपतन कोण, ये आपका परावर्तन कोण, ये मैंने आपको बता दिया था। दो नियम भी बताया था। आपतन किसे कहते हैं, सारे परिभाषा मैंने बताया था, वो आप अगली वीडियो, इससे पहले की वीडियो में नहीं देखें, देख लीजिए। आज मुझे इससे आने वाले प्रश्नों को समझाना है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब यहाँ से मान लेता हूँ कि ये जो लाइन थी, ये जो आपतित किरण था, इसको इस तरह से जाना चाहिए था नीचे, लेकिन इस तरह से ना जाकर ये विचलित होकर इधर चला गया। तो कितना विचलन हुआ, देखिए इतना विचलन हुआ। यही विचलन को हम लोग कहते हैं विचलन कोण, जिसको शॉर्ट में डी कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब इस चीज़ को, थोड़ी सी चीज़ को मैं अलग हट कर समझाता हूँ, जरा समझने का प्रयास कीजिए। ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर ये जो कोण बनता है, कितना डिग्री कोण बनता है आप लोग सभी जानते हो, 180 डिग्री का, क्योंकि रैखिक घुमक है। सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो यही चीज़ यहाँ है। अब इस चीज़ को, इस चीज़ पर देखिए तीन चीज़ है आपका यहाँ पे। अब इस यहाँ पे देखिए, ये देखिए पूरा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण डी, ये तीनों का योग कितना होगा, 180 होगा। इसको आप ध्यान रखें, इस पे सारे प्रश्नों का उत्तर आपका इससे संबंधित बन जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यदि प्रकाश किरण लंबवत आती है, लंबवत, ये लंबवत आया तो विचलन तो हुआ नहीं। अब लंबवत आया तो जैसे आएगा वैसे ही वापस जाएगा, यानी ऐसे आया ऐसे ऊपर जाएगा। तो इसका आपतन कोण भी 0 होगा, तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका 0 हो गया। तो लंबवत जब गिरेगा, लंबवत, तो उस कोण का मान क्या होता है, लंबवत। क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश की किरण की सतह पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो लंबवत होगा तो हमेशा क्या होगा मित्रों, 0। 90 डिग्री नहीं होगा। बहुत लोग गलती से 90 लगा देते हैं, गलत है। अब इसी पर मैं सवाल थोड़ा उलटता हूँ। अब कहेगा कि इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, एक प्रवर्तक सतह से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, एक प्रवर्तक सतह से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण आपतित होती है तो उसका प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा। ठीक है मित्रों, तो अब सतह से बोला है, तो आपतित किरण नहीं बोला है, तो सतह से बोला है तो ये बनेगा, ये बनेगा। सतह से बोला है तो ये आपका हो गया कितना, 60 डिग्री बोला तो 60 हो गया। सतह से 60 डिग्री से आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो मित्रों, एक चीज़ यहाँ पे आप लोग समझें, यहाँ पर क्या करना है समझिए। यदि सतह से दे तो परावर्तन कोण, आपतन कोण कैसे निकालेगा, ध्यान से देखिए। ये लंबवत है तो ये पूरा कितना का कोण बनेगा, 90 का कोण बनेगा। अब 90 का कोण बनेगा तो इस सतह से कुछ भी बनेगा इस कोण, तो इस कोण को x मान ले। ठीक है मित्रों, तो इसका मान निकालना है, तो यानी कोण आई निकालना है, आपतन कोण निकालना है। तो हमेशा क्या करोगे, 90 माइनस एंगल x,
यानी इस कोण का मान निकालना है तो 90 में से जो आपको जितना सतह से आपतित होगा, जितना डिग्री कोण बना के, उसको आप घटा दोगे, निकल जाएगा। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर कितना है 60 है, तो 90 में से 60 घटा दोगे, कितना आ जाएगा मित्रों 30। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया, ये 30। और जब ये आपका 30 प्राप्त हो गया तो आपतन कोण 30 है, तो प्रवर्तन कोण भी क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया है कोण आई बराबर कोण आर। अब इसका कहेगा कि विचलन कोण क्या होगा, डी क्या होगा। ध्यान से देखिए, इसी का विचलन कोण पूछ दिया। अब इसको मैंने यहाँ लिया, यही आपका विचलन कोण है ये वाला। तो अभी तो मैंने बताया था, ये देखिए फार्मूला, कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण डी लगा दीजिए। तो कोण आई कितना है आपका 30, कोण आर कितना है आपका 30, और डी आपको निकालना, डी आपको निकालना है, प्लस आपका 180 है। तो डी निकाल दो, 30 कितना हो गया मित्रों, ये 30 60 हो गया। तो 60 प्लस डी बराबर 180, तो डी बराबर 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा मित्रों, डी बराबर घटा लीजिए 120। तो ये डी का कितना हो गया मित्रों 120। अब आप चाहते हैं कितना भी ना करें, सरल से निकालें, तो बहुत आसान है मित्रों। यदि सतह से जो कोण बना रहा है, तो सतह से जो जितना डिग्री कोण बनाएगा उसका दुगना इधर हो जाएगा विचलन कोण। तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, तो आपका आ जाएगा 120। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि यदि सतह से कोण बना रहा है तो आप डायरेक्ट इसका हल कर सकते हो। तो अब तो आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ध्यान समझेंगे। प्रकाश की किरण 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, प्रकाश की किरण 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा। ध्यान से, 30 डिग्री का कोण, अब यह सतह से नहीं बोला है, बोल रहा है कि 30 डिग्री का कोण बनाकर, तो ये कोण आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो प्रवर्तन कोण क्या होगा या विचलन कोण क्या होगा। तो ये 30, तो ये भी 30 हो गया, तो विचलन क्या होगा, तो विचलन निकाल दो। ये देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये 30 है तो कितना होगा 60 ही तो होगा, तो ये 60 होगा तो 120, या तो यहाँ से 30 30 60, तो 180 में से 60 घटाओगे तो 120 आएगा। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब यहाँ से आपतन कोण प्रवर्तन कोण निकालना बहुत आसान है, तो और विचलन निकालना आसान है। याद रखेंगे 3 बातें, आपको मैं फिर समझा दूँ। यदि कोई भी निकालना हो तो फार्मूला आप ये लगा लें, कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण डी बराबर 180 मित्रों, यहाँ से लगा के आप हल कर सकते हो। उसके बाद फिर आप एक और याद रखिए, कोण आई बराबर कोण आर होता है मित्रों, आराम से। यदि आपको आप सतह से दिया हुआ है, ये सतह से दिया हुआ है और आपको निकालना है, तो कोण आई निकालना है, तो मैंने बताया था 90 माइनस कोण एक्स, जो भी आपको सतह से कोण बनेगा उसको आप घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा मित्रों। तो ये था आपका प्रकाश के प्रवर्तन से जो भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो। अब आगे है, तो मित्रों इससे संबंधित सारे प्रश्न बनाइए, आपसे बन जाएगा। यदि कोई प्रश्न नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। अब हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब सबका बनता है, सब देखे होंगे प्रतिबिंब अपना अपना। क्या होता है प्रतिबिंब, उसको देखें पहले। तो पहली बात तो ये है कि इससे पहले आप छाया समझ लें। छाया क्या होता है। छाया, जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है मान लेते हैं, तो किसी अपारदर्शी वस्तु, यहाँ पे अपारदर्शी वस्तु है, तो जब अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो दूसरी ओर इधर इसकी एक काली आकृति बन जाती है। यही काली आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, छाया। यानी जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो दूसरी ओर एक काली आकृति बनती है, जिसे हम लोग छाया कहते हैं। तो काली आकृति होगी
तभी प्रतिबिंब बने, तभी छाया बनेगा। ओ सॉरी, अपारदर्शी वस्तु होगी तभी उसका प्रतिबिंब छाया बनेगा। यदि पारदर्शी वस्तु होगी तो प्रकाश की किरण आर पार हो जाएगी और उसका छाया नहीं बनेगा। तो छाया बनने के लिए अपारदर्शी वस्तु का होना आवश्यक है, यानी जहाँ से वस्तु आर पार ना हो सके। अब आते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जैसे ये समझ लो, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि आपतित किरण, जैसे मैं समझाऊंगा आपतित किरण क्या होता है, प्रवर्तित सॉरी नहीं, वो तो बता दिया हूँ। ये जैसे देखिए, ये आपका एक मान लेते हैं दर्पण है, पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है। अब ये आपका प्रधान अक्ष है, ये आपका समानांतर अक्ष है। अब ये आपका मान लेते हैं वस्तु है, जो भी है। यहाँ से एक किरण, ऐसे नहीं, आपको मैं ये पढ़ाया नहीं हूँ तो इसलिए इससे पहले हम लोग दर्पण पढ़ ले, दर्पण के बाद इस समझने में आपको सहूलियत हो जाएगी। प्रतिबिंब बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग दर्पण पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए दर्पण, पहले दर्पण देख लेते हैं, उसके बाद प्रतिबिंब आपको फिगर से बढ़िया से मैं समझा पाऊँगा और आप भी बढ़िया से समझ पाएंगे। तो पहले बात करते हैं दर्पण। तो दर्पण होता क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करें। और आप लोग दर्पण देखे होंगे, इसके बारे में आप लोग आइए, दर्पण मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। पढ़े होंगे, एक आपका समतल दर्पण, एक आपका गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण जो समतल होता है और गोलीय दर्पण ये आपका दो तरह का होता है। दर्पण आपका दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। दर्पण का परिभाषा आप लिखिए और कमेंट कीजिए। समतल दर्पण का परिभाषा लिखिए और कमेंट कीजिए। गोलीय दर्पण का परिभाषा लिखिए और कमेंट कीजिए। अब गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। मैं इसको एक फिगर समझाता हूँ। ये गोला है, गोलीय दर्पण एक गोला है। अब इसको बीच में काट दीजिए, बीच में काट दिए। काटने के बाद एक का कलर अंदर कर दीजिए, एक का कलर बाहर कर दीजिए, और ये तो आपका समतल है। अब इसका प्रवर्तक सतह ये हो गया, इसका प्रवर्तक सतह ये हो गया। तो देखिए, जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ है वो हो गया उत्तल, यानी उभरा हुआ है, और जिसका धंसा हुआ हो गया अवतल। ठीक है मित्रों, तो यहाँ से आसान समझ लीजिए, जिसका उभरा हुआ है उत्तल और जिसका धंसा हुआ है अवतल। तो उत्तल का परिभाषा लिखिए और अवतल का परिभाषा लिखिए। आप स्वयं नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिए, और मैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको परिभाषा किसका किसका आ रहा है, किसका किसका नहीं आ रहा है। क्योंकि इस बहाने से आप थोड़ा बहुत अपने से भी पढ़ पाओगे, किताब से भी पढ़ पाओगे, तो उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। अब जहाँ तक हम बात करें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को समझने से पहले अब जो थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, परिभाषा तो आप लिख ही लेंगे, अब इसमें बता दूं कि उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में होता क्या है। जैसे मान लेते हैं क्या क्या बिंदु महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देखते हैं। एक आपका दर्पण ले लिया, समझिए कि वहाँ कौन दर्पण है आपका, देख लीजिए। तो ये देखिए, एक रेखा आपका ऐसे है, एक रेखा आपका ऐसे है। मैं सब समझाता हूँ। यहाँ से प्रवर्तन होके यहाँ गया, मान लेते हैं ये आपका। तो ये देखिए, ये इसको पी कहते हैं, ध्यान समझिए। ये आपका पी है, ये पी यानी ध्रुव। किसको कहेंगे ध्रुव? तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब ये देखो, ये गोल तो होगा, कहीं भी गोल करोगे तो गोल होगा, तो ये गोल होगा तो वृत्त है, तो वृत्त का कहीं तो सेंटर होगा, मान लेते हैं सेंटर सी ये है, कहीं भी सेंटर होगा। तो इसी को हम लोग केंद्र या वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र या वक्रता केंद्र कहते हैं, सी, यानी
दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। हो गया सी। अब ये सी से लेके पी तक मिलने वाली रेखा को हम लोग क्या करते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य रेखा, प्रधान अक्ष, यानी वह सीधी रेखा जो सी से होकर दर्पण के ध्रुव तक जाके मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष यानी मुख्य रेखा। प्रधान अक्ष के या मुख्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को समानांतर अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर खींची गई रेखा को समानांतर अक्ष कहते हैं। अब जब प्रकाश किरण प्रवर्तन के बाद, प्रवर्तन हो गया के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, प्रधान रेखा जो है जिस बिंदु पर काटती है उसी को हम लोग फोकस कहते हैं। थोड़ा इधर कटेगा, यहाँ थोड़ा सा फिगर है मिस हो गया है, फिगर है बढ़िया से बनाइए, तो इसको हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है मित्रों। अब यहाँ से पी से एक्स की दूरी, इस फिगर को जरा आप बढ़िया से बनाएं तो और बढ़िया बनेगा। इसे देखिए, ये आपका फिगर है, इसका मध्य सेंटर सी है, ये देख लेते हैं, ये अंदर से है, ये आपका यहाँ से गया, ये आपका पी हो गया ध्रुव। अब ये समांतर अक्ष है, यहाँ से प्रवर्तन होके यहाँ पे कटा, ये आपका एफ हो गया फोकस, मुख्य फोकस। अब यहाँ से पी और एफ इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी, शॉर्ट में एफ कहते हैं, छोटा एफ, और ये जो है ये दोनों बराबर होता है, ये भी छोटा ही एफ है। तो यहाँ तक के यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो इस परिभाषा, इसमें से आप क्या देखें, पहले ध्रुव किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, समानांतर अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, और यहाँ से पी से सी की दूरी को आर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, क्योंकि गोले का ये सेंटर है तो वक्रता त्रिज्या, इसको यहाँ से यहाँ दूरी को आर कहते हैं। तो इतना परिभाषा देखा, इतना परिभाषा को आप लिखने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपसे लिखाएगा, और कोई परिभाषा नहीं लिखाता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको दोबारा से आपको फिर से समझा कर और इसके परिभाषा आपको लिखा दूंगा। तो कल हम लोग बारी बारी से उत्तल अवतल के सारे प्रयोग और इससे बनने वाला प्रतिबिंब को हमको पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो यहीं तक मित्रों, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और दूसरी बात यह है कि ये प्रतिबिंब जो है इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, जब इसका बनाया गया प्रतिबिंब पढ़ेंगे, कौन सा वस्तु कहाँ रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आज के वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।